नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आर चिंपा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात किया था दक्षिणी अफ्रीका के बारे में, अब नेक्स्ट जो अपनी बात करें बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके 5th यूनिट में जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है बांग्लादेश। ठीक है, अब कईयों के जो है मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी नाम जो है बड़ा ऊटपटांग है। नाम तो अब ऊटपटांग तो है ही, इलाज को नहीं। अब अपने वाले नाम अगर वो पढ़ें, जैसे आपने जब का नाम दे रखे है गाँवांगा, तो ये नाम ऐसा दे रखे अगर बे पढ़े तो बे कर ले सुसाइड। अरे तो थे वो जगह थे नाम पढ़ने ला रहे हो, बहुत बढ़िया बात है कि नाम याद कर लो, पढ़ लो। आप पहला नाम बन याद करवावे दिखाने कोई यहाँ इला इन्हें साला सरकार जावा तो नाम आवे गए दनिया सर, धीरदेश सर, पूरब सर, फलाना सर, तो वो टाबर जो है पागल हो जाए। तो अपने तो थे जो का हो, बढ़िया बात है कि नाम याद कर लिया। अभी 5 7 10 एक नाम याद करना है चाइना, ज़्यादा टेंशन कौन लेनी, बितंग मुकाम चाल जाओ। ठीक है, तो आज अपने आगे एक चलते हैं। आगे चलने से पहले एक तो जो है वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो भाई। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर देना अगर नंबर अच्छे आपको यहाँ लेना चाहते हो तो, है ना। नहीं तो फिर क्या है कि वो आशीर्वाद मिल जाता है कई बार। तो 2 2 3 3 जो मोबाइलों से है ना, 1 2 बार जो है अपने सब्सक्राइब करो तो वो एक टास्क तो पूरा हो। ठीक है, बाकी अपने बात करेंगे आज बांग्लादेश की। ठीक है, समझ आए तो भी कमेंट करना, नहीं आए तो भी कमेंट करना। चलिए, बांग्लादेश की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस वही रखना है। किसी भी देश की रीजनल स्टडी अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसकी क्या पता होनी चाहिए, अपने को लोकेशन पता होनी चाहिए, स्थिति पता होना चाहिए। थोड़ा सा परिचय अगर बांग्लादेश की बात करें तो 1971 से जो है ये पहले पाकिस्तान का पूर्वी भाग था, यानी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को ये ब्रिटिश भारत का ही अंग था और उससे पहले इसको अलग किया गया। तो बांग्लादेश की जब भी बात आएगी तो बांग्लादेश में कुछ पर्टिकुलर बातें वो आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि वो आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन की बात करें मैप नहीं डाला हुआ इसमें। अब कईयों के जो है मैसेज आ रहे हैं गुरुजी नाम बड़ा औखा है, तो नाम मैं तो कोई लिख के आए होगा भाई। जब बांग्लादेश को मैप बनाना है पहले तो इस तरीके से, इस तरीके से जो है बांग्लादेश का मैप है। ठीक है, अब मैप में अगर अपनी बात करें, मोटी मोटी बात ये करें कि सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, अक्षांश देशांतर का पता होना चाहिए। अक्षांश देशांतर में अगर अपनी बात करें तो उससे अपने को क्या है, वहाँ की लोकेशन का पता चलता है, वहाँ की जलवायु का पता चलता है, वहाँ की कृषि के बारे में आइडिया होता है। तो सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें तो बांग्लादेश की जो लोकेशन है वो है 20 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से यानी नॉर्थ से 26 डिग्री 45 मिनट 26 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 88 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88
88 डिग्री पूर्वी देशांतर से 92 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न पार्ट में है ये, ठीक है। अब देखिए, अब मोटा मोटा आइडिया अपने को ये हो जाएगा कि इसकी अक्षांशीय स्थिति की अगर अपने बात करें तो कहाँ पे आ रही है ये आ रही है टेम्परेट जोन में, लगभग क्या है टेम्परेट जोन में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत अगर आ रही है तो यहाँ पे की जो जलवायु है उसमें ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज़्यादा ठंड होगी। तो जलवायु से आपको इसका आइडिया हो जाएगा। तो मैप जो है आपने चाहे मैप में जैसे 12th में वगैरह में तो क्या होता है कि पर्टिकुलर लिखा होता है कि मानचित्र बनाइए या मैप बनाइए, इसमें आप समझाइए। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं होता क्योंकि आप मैच्योर हो तो आपको पता होना चाहिए मैप धक्के से ही बनाना पड़े चाहे बना के आना है, ठीक है। मैप बनाओ तो आप एक ये भी ध्यान रखना कि मोस्टली यूज जो करोगे वो कच्ची पेंसिल से बनाना, पेंसिल से ही मैप बना के आना, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने वापस कि बांग्लादेश के बारे में जो मेन बातें हैं वो आपने क्या ध्यान में रखनी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ की टोपोग्राफी की बात करें तो अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश का वो मैदानी भाग है और नदियों के द्वारा जो है एल्यूवियल सॉइल्स है, जलोढ़ मिट्टी है, उससे निर्मित है। अब आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी से अगर निर्मित है तो यहाँ की जो मृदा है वो भी क्या होगी, उपजाऊ होगी। तो मृदा भी क्या है यहाँ की उपजाऊ है। कौन से मैदानों से, कौन सी नदियों से निर्मित है तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा है जिसको आप सुंदरवन का डेल्टा बोलते हो, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बोलते हो, तो उसका ही एक पार्ट क्या है इस बांग्लादेश वाले एरिया में है। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ है। चिटगांव क्षेत्र, देश के दक्षिण पूर्व में स्थित चिटगांव की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों की ऊंचाई 1200 मीटर के आसपास है। चिटगांव पर्वतीय क्षेत्र। सिलहट की पहाड़ियां, नाम याद लिख लेना, एक नोट कर लेना, सिलहट की पहाड़ियां, सिलहट की पहाड़ियां कहाँ पे है, बांग्लादेश में। क्या विशेषताएं हैं इनकी विशेषताओं की अगर बात करें तो मुख्य नदी वाला क्षेत्र है जहाँ पे कर्णफुली, फैनी, संगू, माता मुहर आदि नदियाँ जो है इस क्षेत्र से निकलती है या इस क्षेत्र में जो है प्रवाहित होती है। किन पहाड़ियों में, सिलहट की पहाड़ियों में। तो छोटा क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि सिलहट की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो वहाँ अफ्रीका नहीं करना है, वहाँ पे क्या करना है, बांग्लादेश। पर्वतपदीय भाग, जलोढ़ मैदान, 3 बड़ी नदियों से निर्मित है यहाँ का जलोढ़ मैदान। 3 बड़ी नदियाँ कौन कौन सी है, 3 बड़ी नदियाँ हैं पद्मा, मेघना और यमुना। 3 नदियों से निर्मित जो है बाढ़ का मैदान यहाँ पे बनता है। ठीक है, एक याद रखना, जलोढ़ के मैदान भी 2 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मैदान जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है, हालांकि आपको पता होगा, खादर, एक होता है बांगर। खादर का मतलब हो गया नवीन जलोढ़ के मैदान, नवीन बाढ़ के मैदान भी कह सकते हैं इनको, नवीन बाढ़ के मैदान। बांगर का मतलब हो गया प्राचीन बाढ़ के मैदान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। डेल्टा प्रदेश जलवायु, अब देखो जलवायु की बात अगर हम करें तो जलवायु जो है भारत के बिल्कुल पास में स्थित है, पड़ोसी देश है। तो यहाँ की जलवायु पे मानसूनी प्रभाव देखने को मिलता है। मानसून जो है वो यहाँ के जो है जलवायु को प्रभावित करता है। जनवरी का तापमान, जुलाई का तापमान 40 डिग्री के आसपास, जनवरी का तापमान 20 से 16 डिग्री यानी एवरेज टेम्परेचर रहता है। वर्षा की अगर अपने बात करें तो वर्षा औसतन, वर्षा जो होती है बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा है। औसतन वर्षा की बात करें तो लगभग 500 सेंटीमीटर देखी गई है। काल बैसाखी, काल बैसाखी को याद रखना भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है। अप्रैल मई में शुष्क तूफानों से होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, काल वैसाखी बोलते हैं। काल वैसाखी, काल वैसाखी याद रख लेना।
मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। किस महीने में होती है? तो अप्रैल और मई में होती है। बांग्लादेश का 15% भूभाग वनों का विस्तार है, 5% भाग पे चारागाह के मैदान है, ज्वारीय वन, सुंदरवन। ज्वारीय वन को याद रखना, ज्वारीय वन को क्या बोलते हैं? दलदली वन भी बोलते हैं, दलदली वन, ठीक है। अनूप वन भी बोलते हैं इसको, अनूप वन, अनूप फॉरेस्ट, ठीक है। इनको पृथ्वी की किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की किडनी, ठीक है। पृथ्वी की किडनी कहा जाता है किसको? दलदली वन को या ज्वारीय वन को, ठीक है। पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है? आपको पता होगा, पृथ्वी के फेफड़े, भूमध्य रेखीय जो वन है उसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ। मिट्टियाँ, मिट्टी में बात करें तो अधिकांश मिट्टी, मैंने कहा था ना कि जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। तो देखो क्या लिखा है, बांग्लादेश की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है। क्या है? अत्यधिक उपजाऊ है, क्योंकि बाढ़ के मैदानों से निर्मित है, जलोढ़ मिट्टी का बाहुल्य है। इसके अलावा आप वो नाम जो आपने पहले रट रखे हैं वो सारे लिख सकते हो, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर जो प्राचीन बाढ़ के मैदानों से निर्मित होती है, खादर जो नवीन बाढ़ के मैदानों से निर्मित होती है, तो ये आप लिख सकते हो। उसके बाद आपने ध्यान रखना है कृषि। कृषि में अगर अपने बात करें तो कृषि यहाँ पे लगभग आप सारी कृषियों के नाम जो लिख सकते हो जो अपने यहाँ पे लगभग होती है, जैसे चावल, जूट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाय यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा आलू, गन्ना, गेहूँ, तिलहन की कृषि भी की जाती है। जूट को स्पेशल याद रखना, जूट की एग्रीकल्चर। जूट भारत के बाद बांग्लादेश विश्व का सबसे बड़ा जूट का उत्पादन है, भारत के बाद है, लेकिन अगर वर्तमान डाटा देखें तो बांग्लादेश का प्रथम स्थान है। जहाँ तक मुझे पता है, याद आ रहा है कि प्रथम स्थान होना चाहिए, थोड़ा सा देख लेना। जूट में बांग्लादेश विश्व का लार्जेस्ट कंट्री है जूट उत्पादन में, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लेना डाटा को, क्योंकि अपने पास थोड़े से पुराने डाटा हैं ये। बाकी प्रथम स्थान कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। जूट के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको अच्छी तरीके से याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से छोटा क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से? देवरा क्षेत्र, कौन से? देवरा क्षेत्र, फरीदपुर, बेकरगंज, जेसोर, खुलना, ये जो जिले हैं ये प्रमुख जूट उत्पादक जिले हैं। इसके अलावा नारायणगंज, मेमनसिंह, ढाका, सिराजगंज, पबना, बोगरा, रंगपुर, ये प्रमुख जिले हैं जहाँ पे क्या है, जूट का उत्पादन मुख्यतः होता है। इसके अलावा राजशाही, दिनाजपुर, ये जिले, यानी पुर शब्द जहाँ पे लगा है, गंज जहाँ शब्द लगा है, गंज और पुर, वो सारे के सारे जो क्षेत्र है वो किस देश के हैं? बांग्लादेश के। इतना सा लॉजिक याद रखना। चावल उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। चावल कहाँ पे होता है? वही नाम आपने याद रखने। अब नाम ये नोट कर लो, नाम ये नोट कर लो, कौन कौन से जो बता रहा हूँ 5-7 नाम, हर चीज़ में वही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से नाम है? फरीदपुर, बेकरगंज, जेसोर, खुलना, नारायणगंज, मेमनसिंह, ढाका, सिराजगंज, पबना, बोगरा, रंगपुर, राजशाही, दिनाजपुर, ये प्रमुख नाम जो है आपने याद रखने हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, उसके बाद चावल, चावल उत्पादन में भी वही नाम आएंगे। नारायणगंज हो गया, जेसोर हो गया, खुलना, मेमनसिंह, ढाका, ये प्रमुख जो है चावल उत्पादक क्षेत्र भी है। चाय, चाय उत्पादन में भी सिलट की पहाड़ियों को मैंने आपको बताया, सिलट की पहाड़ियों का नाम याद रखना। सिलट की पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है, चिटगांव वाला जो क्षेत्र है, उनमें चाय के बागान लगे हुए हैं। गन्ने की बात करें तो गन्ने में भी वही नाम आएंगे वापस, मेमनसिंह, सिलट, बरीसाल, चिटगांव, ठीक है। गेहूं में भी वही है। उसके बाद खनिज ऊर्जा संसाधन,
बांग्लादेश खनिज पदार्थों की दृष्टि से संपन्न देश नहीं है, क्योंकि यहाँ की ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे डिपेंड है, कृषि पे, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। तो खनिजों के भंडार जो यहाँ पे कम है। नाम वही है खनिजों में भी, देखो आप कोयले के उत्पादन में या अन्य खनिजों के उत्पादन में नाम अगर आप वही डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये देखो नाम क्या है, सिलहट, सिलहरनी है, सिलहट, टीपरा, मेमन सिंह, फरीदपुर कोयला मिलता है, कोहिया में निम्न श्रेणी का कोयला निकाला जाता है, मेरवाड़ा, गोपालपाड़ा, सिद्धिरगंज, यानी आपको मैंने बताया पुर और गंज शब्द जो आते हैं लगभग जो देश क्षेत्र है वो कहाँ के है, बांग्लादेश के हैं। चलिए सूती वस्त्र उद्योग। अब देखिए सूती वस्त्र उद्योग की अगर अपनी बात करें तो इसके लिए आवश्यक दशाएं, मैंने कहा था कि अगर कुछ भी याद नहीं है तो आवश्यक दशाएं याद होनी चाहिए। सूती वस्त्र के लिए क्या क्या आवश्यक दशाएं, कल या लास्ट क्लास वाली जो अपनों ने वीडियो बनाया था उसमें देखा था क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए एनर्जी रिसोर्स होने चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए परिवहन के साधन अच्छे होने चाहिए, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, श्रमिक चाहिए, लेबर, श्रमिक लेबर होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार की नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो फेवर में होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है जलवायु, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए जलवायु बड़ी इंपॉर्टेंट है, जलवायु की किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कई सारे जो है टॉपिक पॉइंट जो है वो आपको इस तरीके से बन सकते हैं, उसके बाद आप डिटेल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए निम्न सुविधाएं प्राप्त है, ठंडी जलवायु यानी आर्द्र मॉइस्चर होना चाहिए वायु में, जनसंख्या अधिक होने के कारण डिमांड भी है, श्रमिक भी उपलब्ध है, घरेलू उपयोग में जो है ज़्यादातर परंपरागत उद्योग माना जाता है ये, ठीक है। जूट उत्पादन, अब ये जूट इम्पोर्टेंट है, जूट बांग्लादेश का जूट, बांग्लादेश में जूट उत्पादक देश है, विश्व का लगभग 26% जूट उत्पादन कहाँ से होता है, बांग्लादेश से होता है। यहाँ पे इसके लिए आदर्श दशाएं मिलती है, कंडीशन मिलती है जूट इंडस्ट्रीज के बारे में। जूट से क्या चीज़ें बनती है, जूट से जो है रस्सी, रस्सियाँ, सूतली वगैरह, डोरियाँ, अब सूतली कईयों को तो पता ही नहीं है सूतली क्या होती है, रस्सी, सूतली, ये चीज़ें, धागे, ये बनाए जाते हैं किससे, जूट से, ठीक है। चीनी उद्योग, तो गन्ना उत्पादन होता है तो इसका मतलब चीनी उद्योग भी काफ़ी है। ये देखो नाम वही आगे ना, कोई भी नाम लिख दोगे, गोपालपुर, फलानापुर या गंज लिख दोगे तो वो सारे नाम, किशोरगंज, कालीगंज, ढाका, गोपालपुर, रंगपुर, दीवानगंज, तो ये नाम जो है अपने इस तरीके से याद रखना है। पेपर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की वनों की लकड़ी आसानी से मिल जाती है, तो इसके कारण ये भी काफ़ी प्रचलित है यहाँ पे। इसके अलावा जनसंख्या की बात करें, जनगणना 2001 के अनुसार 2011 के अनुसार होनी चाहिए थी, 2011 के अनुसार पॉपुलेशन चेंज कर लेना या 2011 के अनुसार देख लेना कितनी है, कितनी बड़ी है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जनसंख्या के बारे में लिखना है। ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए यातायात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यातायात के साधनों के द्वारा ही क्या करते हैं, अपने तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाते हैं या फिर कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाते हैं। जल परिवहन, विदेशी व्यापार, नेपाल, चलो अभी अपना पड़ोसी देश आ गया, कौन सा, नेपाल। नेपाल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको स्थिति का पता होना चाहिए, मैप डाला है कि इसमें है मैप, मैप नहीं है, स्थिति देखिए, स्थिति और विस्तार, ऊपर जो दे रखा है वो परिचय दे रखा है, परिचय कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्थिति देखनी है अपने सबसे पहले। नेपाल का जो मैप है वो आसान सा है, इस तरीके से मैप है नेपाल का।
भारत का बिल्कुल पड़ोसी देश है। यूं लंबाई में इस तरीके से फैला हुआ है। ये मैप है किसका? नेपाल का। नेपाल की अक्षांशीय स्थिति की अगर अपनी बात करें तो 26 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री 10 मिनट। 26 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री 10 मिनट। कौन सा अक्षांश है ये? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। ठीक है। देशांतरीय विस्तार की अगर अपनी बात करें तो इसका देशांतरीय विस्तार है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है किसकी? नेपाल की। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। कुल क्षेत्रफल है इसका 14,08,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए उसके बाद अगर अपने बात करें इसके जो ज़िले हैं वो हैं 75 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। और अगर इनके स्टेट की बात करें तो स्टेटों के नाम याद रख लो कौन कौन से हैं। मेरी, गंडकी, लुम्बिनी, जनकपुर, महाकाली, कर्नाली, सेती, राप्ती, धौलागिरी, बागमती, नारायणी, सागरमाथा, कोसी और मेची। ये राज्य हैं किसके? नेपाल के। तो ये नाम थोड़े से देख लेना। इसके बाद अगर बात करें इसके फिजिकल फीचर की तो इसका धरातलीय जो स्वरूप है उसमें क्या है? नेपाल एक पहाड़ी देश है। क्या है? हिली रीजन है, पहाड़ी प्रदेश है, जिसका 3/4 भाग क्या है? 300 मीटर से अधिक ऊंचा है। 15% भूभाग हिमाच्छादित भी है। देश का लगभग 50% भाग 1500 से 300 मीटर ऊंचाई पे। ये इतना इस तरीके से मीटर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, तो ज़्यादातर सीधा सीधा ये लिख सकते हो कि एक पहाड़ी प्रदेश है जिसका उत्तरी भाग जो है वो हिमाच्छादित भी रहता है कुछ महीने, और इसके अलावा दक्षिणी भाग जो है वो इस तरीके से। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के आधार पर आपको जलवायु कटिबंध का पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ के 4 भौतिक प्रदेश मुख्य हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है तराई। तराई का मैदान कहाँ पे? नेपाल वाले भाग में। पहला है तराई का मैदान। तराई का मैदान। फिर महाभारत श्रेणी, महाभारत लेक, मध्य भूमि और ग्रेट हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है। 4 भौतिक प्रदेश मुख्यतः यहाँ पे मिलते हैं। कौन कौन से? तराई का मैदान, महाभारत श्रेणी, मध्य भूमि और ग्रेट हिमालय पर्वतीय भाग। चलिए आगे इसमें नेपाल में क्या देखना है। वनस्पति। नेपाल की प्राकृतिक वनस्पति भी यहाँ की जलवायु के अनुकूल है। उष्णकटिबंधीय भागों में इस प्रकार की जो वनस्पति है वो सदाबहार वन भी मिलते हैं, पतझड़ी मानसूनी वन भी मिलते हैं, सदाबहार कोणधारी और अल्पाइन घास के मैदान भी यहाँ पे मिलते हैं। मिट्टी। नेपाल में मुख्यतः जलोढ़, काली, पॉडजोलिक, लेटेराइट मिट्टियाँ मुख्यतः मिलती है। कृषि। नेपाल एक कृषि प्रधान देश है। देश की केवल 18% क्षेत्र पर कृषि होती है। कृषि प्रधान देश है लेकिन इसके बहुत कम भाग पे जो है कृषि होती है।
कौन कौन सी कृषि होती है, तो आपको बताया कि पर्टिकुलर ज़रूरी नहीं है कि जो नाम यहाँ पे दे रखे हैं आपको जो नाम याद आ रहे हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, गन्ना, मक्का, जौ, आलू, सब्जियाँ वगैरह वगैरह, तो इनके लिए आवश्यक दशाएं भी आप लिख सकते हो। अब इसके अलावा मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में जितने नाम आपको याद आ रहे हैं वो सारे के सारे मिनरल्स के नाम लिख सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में उत्पादन जरूर होता है। नेपाल का औद्योगिक विकास बहुत कम हो पाया है क्योंकि ये ज़्यादातर कृषि पे डिपेंड रहने वाली कंट्री है। जनकपुर, बिराजगंज, हथौदा सिगरेट निर्माण कारखाने हैं, बीरगंज कृषि यंत्र बनाने के कारखाने हैं, काठमांडू के समीप चमड़े का सामान बनाने के कारखाने हैं, पर्यटन उद्योग का भी काफ़ी विकास हुआ है। हेटुडा में अमेरिका के सहयोग से लकड़ी चिराई का कारखाना स्थित है। बलाचू, हथौदा, पाटन आदि नगरों में औद्योगिक संस्थान स्थापित किए गए हैं। परिवहन की बात करें तो परिवहन का कोई बहुत ज़्यादा विकास नेपाल में नहीं हो पाया है। पर्यटन के लिहाज से जो है काफ़ी नेपाल में उद्योग जो है पर्यटन उद्योग काफ़ी विकसित मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आना जाना आसान रहता है। जनसंख्या की बात करें तो नेपाल की जनसंख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यहाँ की जनसंख्या वृद्धि 1971 से के बाद से कंटिन्यूसली बढ़ रही है। डेंसिटी की बात करें तो 175% पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं श्रीलंका, जो आपके यूनिट में ये लास्ट वाले में दे रखे, तो इनमें से कोई दो देश जो है आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं, एक को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दो देशों के जो है मैटर जो आपको लगभग ऊपर से पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है श्रीलंका। श्रीलंका भारत और भारत के दक्षिणी भाग में है। श्रीलंका का मैप आप जानते ही होंगे। श्रीलंका का जो मैप है वो आपको पता होगा कि भारत के नीचे अपने श्रीलंका को अपने साथ बनाते हैं, इस तरीके का जो है वो मैप है श्रीलंका का, ठीक है। तो ये मैप है, अक्षांश देशांतरों के बारे में इनके देखना है, क्योंकि अक्षांश देशांतर अपने भारत की अगर बात करें तो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे देखना कितने डिग्री इसका दक्षिणी विस्तार भी मिलता है। श्रीलंका में आपसे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा चाय के बारे में, तो चाय की कृषि जो है उसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। उच्चावच की दृष्टि से ये पर्वतीय भाग है ज़्यादातर। अपवा प्रणाली की बात करें तो भी यहाँ की जो नदियाँ हैं वो मालवाथू, काला ओया, केनाली, आरुवी, ये प्रमुख नदियाँ हैं। जलवायु की अगर अपने बात करें तो वर्ष भर तापमान जो है वो एवरेज रहता है, कोई बहुत ज़्यादा जो अंतर है वो नहीं आता। औसत तापमान 25 से 30 डिग्री तक रहता है। मानसूनी जलवायु का प्रभाव पड़ता है, यानी मानसूनी पवनों का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है श्रीलंका पे। वर्षा के बारे में, कृषि, वनस्पति के बारे में मैंने आपको बताया, वनस्पति के वही नाम लिखने जो आपके याद हैं, पहले वाले देशों में भी सेम टू सेम यहाँ पे आप लिख सकते हो। रबड़ वगैरह की कृषि यहाँ पे होती है। कृषि में अगर बात करें चावल वगैरह भी होती है, और मेनली बात करें किसकी, चाय की। तो चाय पे अगर अपने क्वेश्चन आता है तो चाय के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि चाय के लिए क्या होनी चाहिए, क्षारीय युक्त मिट्टी होनी चाहिए। चाय के जो बागान है उनके लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो मृदा है वो किस टाइप की होनी चाहिए, क्षारीय टाइप की होनी चाहिए, यानी हल्की लवणीय प्रकार की जो मृदा है, लवणीय या क्षारीय मृदा जो है वो होनी चाहिए, लवणीय प्रकार की मृदा होनी चाहिए। दूसरा, ढालू भूमि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ढालू भूमि। ढालू भूमि का मतलब ये हो गया कि चाय के बागान जहाँ पे लगाए जाते हैं उनको वर्षा की तो आवश्यकता काफ़ी होती है, लेकिन जो पानी है उनकी जड़ों में खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो गल जाती है, इस वजह से पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ढालू भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, श्रमिक। क्या चाहिए, श्रमिक। और श्रमिक में भी कौन से, खास करके महिलाएं, महिला श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि उनकी जो पत्तियां हैं, चाय की पत्तियां, उनको चुनने के लिए क्या चाहिए, महिला श्रमिक की ज़्यादा है डिमांड रहती है, क्योंकि पुरुष तो आपको पता है कि वो पत्तियां थोड़े तोड़ेगा, वो तो पूरे पौधे को झुलस लेगा, तो महिला श्रमिकों की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। इसके अलावा यहाँ पे सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा क्या है, आपके आवश्यक दशाओं में आप लिख सकते हो वर्षा।
वर्षा क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, लगातार वर्षा होनी चाहिए। इसके अलावा मौसम में भी क्या है, ज़्यादा कोई तेज़ धूप भी नहीं होनी चाहिए, तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए, तेज़ धूप भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आवश्यक दशाओं में अगर बात करें तो परिवहन लिख सकते हो, परिवहन की सुविधाएं भी है, दूसरे देशों से संबंध या व्यापार लिख सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं। अब आपने इसमें और क्या चीज़ याद करनी है, और आपने याद करनी है प्रमुख क्षेत्र कि कहाँ कहाँ पे चाय के जो बागान हैं। हालांकि इसमें शॉर्ट में दे रखा है, चाय के बागानों में अगर अपने बात करें तो पर्टिकुलर कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ चाय के बागान। नुवारा क्षेत्र है एक, नुवारा चाय के बागान है यहाँ पे। इसके अलावा पेरेडो क्षेत्र है। इसके अलावा इला क्षेत्र में भी क्या है, चाय के बागान है। इसके अलावा कैंडी से भी चाय का उत्पादन होता है। रतनपुरा से भी चाय के जो बागान है। अब ये जो नाम है ये इंग्लिश नाम है, क्योंकि बागान जो है वो बाहर की कंपनियों ने जो है स्थापित किए हैं, इस वजह से इस तरीके के नाम है। ये तो प्रमुख नाम है जो आपने 2-4 नाम याद रखने हैं। आवश्यक दशाओं में आप 1-2 पेज लिख सकते हो आसानी से। उसके बाद उद्योग धंधों में बात करें तो कृषि आधारित उद्योगों का जो है विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। जनसंख्या एवरेज है। कोलंबो सबसे बड़ा नगर है किसका, श्रीलंका का, ठीक है। चलो सभी को एग्ज़ाम की शुभकामनाएं, और ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं लेनी है, इतना सा पढ़ के चले जाना। बाकी आपने पूरे साल पढ़ाई है तो मेन जो चीज़ें हैं उनको एक छोटे नोट्स में बना के और टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देना। सभी को ऑल दी बेस्ट, और जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्लास पूरी होने के बाद इधर उधर कोई और मोबाइल मिले तो उनसे भी करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।